भारत का भविष्य निर्धारित करने वाले देश के आगामी अफसरों को यशस्वी सिंह का वंदन। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, साथ ही साथ अपने एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे होंगे और न्यू ईयर भी आने वाला है, उसकी पार्टी की भी तैयारी लगी होगी। बच्चों, न्यू ईयर की गिफ्ट के रूप में मैं इकरा आईएएस की तरफ से आप सभी के सामने हाजिर हूं, राइज अप अकेडमी के नाम से। बच्चों, न्यू ईयर पे आप सभी के लिए इकरा आईएएस ने एक गिफ्ट दिया, या मैं बोल सकता हूं एक बहुत ही अच्छी सकारात्मक पहल की है, जिसके तहत आप सभी को अपकमिंग जो एग्जाम्स हैं जैसे यूपीपी, यूपीएसआई और एसएससी-जीडी, उन सभी की हम आपको क्लासेस करवाएंगे। और साथ ही साथ जैसा कि जो आपका एक्सपेक्टेड डेट है, जैसे यूपीपी का 11 फेब लगा हुआ है, एसएससी-जीडी का एंड ऑफ द फेब है और मार्च का फर्स्ट वीक शो हो रहा है। तो इस डेट तक हम आपको हर एक सब्जेक्ट का जो है, जैसे मैथ, जीएस, इंग्लिश, हिंदी करवाएंगे। और साथ ही साथ रीजनिंग की वीडियोस अपलोड हो गई हैं। अर्पित सर ने एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्लासेस ली हैं, आपने आई होप उन सबको देखा होगा। आपने बहुत सारा प्यार दिया, मैं उसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूं। बच्चों, अब हम बात करते हैं यूपीपी की 60,000 अप्रॉक्स वैकेंसीज है और एसएससी जीडी की भी ऐसी है। तो बच्चों, नए साल में नए संकल्प के साथ हम शुरुआत करेंगे और ये टारगेट बना के रखेंगे कि साल 2024 पे वर्दी आपके शरीर पे हो, और मैं तो यही एक्सपेक्ट करूंगा साथ में 2 सितारे भी आपके कंधे पे लगे हों, तो बहुत ही अच्छा होगा। बच्चों, आज हम शुरुआत करेंगे करंट अफेयर्स के सेशन के साथ। मैंने क्या बोला? करंट अफेयर्स का सेशन, या जिसे हम बच्चों समसामयिकी भी कहते हैं। बच्चों, हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे कि अधिकतर स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं करंट अफेयर्स में। बच्चों, जैसे आपने 24 घंटा है दिन में, आपने इस समय मान लिया कि हमने 3 घंटे जीएस को प्लान करते हैं। ठीक है, आपने 3 घंटा जीएस को प्लान कर दिया, वेल एंड फाइन, 3 आवर्स इज इनफ फॉर जीएस, क्योंकि और भी चीजें, मैथ है, रीजनिंग है, फिर ढेर सारी चीजें देखनी 3 घंटा में। अब मैक्सिमम बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो 3 घंटे में 2 घंटे से ज्यादा, या 2 घंटे या 2 घंटे प्लस सिर्फ करंट अफेयर्स को देते रह जाते हैं। जो उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, वो स्टैटिक को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो स्टैटिक तो मेरा रेडी है, मुझे अब स्टैटिक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मुझे मैक्सिमम समय अपना करंट अफेयर्स को देना है। तो ये एक बहुत बड़ी गलती होती है। बच्चों, आपने सबसे ज्यादा समय अपने पूरे टॉपिक्स को देने हैं, मैक्सिमम टाइम, और करंट अफेयर्स के लिए मैक्सिमम 1 आवर, या अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा मेरा वीक है तो 1.5 आवर्स। इससे ज्यादा बच्चों आपको करंट को नहीं देना है। कोई भी करंट में अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कोई भी वो 10 के 10 पूरे नहीं कर पाता है। बच्चों, 10 में से अगर आपने 7 या 8 कर लिया, वो भी मोर देन इनफ है, आपने बहुत अच्छा स्कोर किया। या अगर आपने करंट में, मैं कहता हूं 10 में से 10 भी कर लिया और आपका स्टैटिक छूट गया, तो वो खराब हो जाएगा आपका, नो डाउट। तो हर एक चीज के लिए एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करें, और टाइम मैनेजमेंट ही आपकी सफलता का सबसे अच्छा तरीका है। आप अगर टाइम मैनेज करना सीख गए तो आप सब कुछ सीख जाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं? बुक। बच्चा सबसे पहले वो क्या करते हैं, जाएंगे 2-3 ईयरली करंट अफेयर्स उठा लाएंगे, स्पीडी ले लेंगे, घटना सार ले लेंगे, घटना चक्र ले लेंगे, मतलब एक पे तो वो मानते ही नहीं है, उनको 3-4 लेना रहता है। बच्चों, अगर आप 3-4 लेंगे और प्लस साथ में आप 3-4 पीडीएफ भी रखते हैं, 3-4 मैं कम ही बोल रहा हूं, 10, 20, 50, तो आप बच्चा, जब आप इतने सारे सोर्स ले लेंगे तो आप कैसे पढ़ पाएंगे? आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं क्या पढ़ूं और क्या छोड़ूं, ये कंफ्यूजन बन जाती है। तो बच्चों, सिर्फ आपने एक बुक रखनी है। मैं आपको एक रिकमेंड करता हूं, आप घटना सार ले लीजिएगा। सिर्फ आपने एक ये बुक लेनी है ईयरली। अगर आप चाहें तो घटना चक्र भी ले सकते हैं या पीडी भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने घटना सार लेनी है ईयरली। अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि नवंबर तक, हाँ, नवंबर तक आ गई होगी
नवंबर तक आपको मिल सकती है। आप कोई भी नवंबर तक एक ईयरली ले लें, देन जो अभी जैसे दिसंबर महीना बीतेगा तो आप एक करें, क्या काम करेंगे, एक दिसंबर की मंथली लेंगे और जनवरी की मंथली लेंगे। सिर्फ ये 3 बुक्स ही सफिशिएंट है। इसके अलावा अगर आप जाएंगे तो मिसगाइड होंगे और चीजों को भूलेंगे। अगर आप चीजें भूलेंगे तो आप अपना पद पोस्ट भी भूल जाइए। इसके अलावा आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए होंगे हमारे वीडियो लेक्चर्स। वीडियो लेक्चर्स, अच्छा बच्चे ये वीडियो लेक्चर क्या करेगा? बेटे ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं, आप जो बुक पढ़ रहे हैं या आपका जो भी सोर्स है पढ़ने का, आप उससे ये चेक कर पाएंगे कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे वीडियो लेक्चर्स में जो क्वेश्चंस हैं वो उससे मैच हो रहे हैं कि नहीं। बच्चों हम आपसे कहीं ना कहीं आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, आपसे ज्यादा जान रहे हैं चीजों को, तो हम जो क्वेश्चन फॉर्म करते हैं वो एग्जाम के पैटर्न के मुताबिक ही रहते हैं। तो आप उस चीजों को जहां से भी आप पढ़ रहे हैं उसके साथ आप हमारे वीडियो लेक्चर से मैच कीजिए। हमारे वीडियो लेक्चर्स आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देंगे। तो आप शुरू करते हैं हम अपना करंट अफेयर्स का पहला सेशन या पहला टॉपिक। बेटा ये प्रैक्टिस सेट 1 है, आप जुड़े रहिए, हम आपको आगे भी करंट अफेयर्स से अपडेट कराते रहेंगे। और साथ ही साथ एक बात और बहुत जरूरी, आप हमारे टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन हो जाइए। हम आपको ये स्लाइड, ये पूरी जो स्लाइड है प्रैक्टिस कराने के बाद आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए हम टेलीग्राम लिंक में, सॉरी टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे और उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का क्रम है। आप सबसे पहले आप आंसर करेंगे, फिर मैं तो बताऊंगा ही। बच्चों क्या बोला है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। बच्चों अगर हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में डीवाई चंद्रचूड़ सर हैं। डीवाई चंद्रचूड़ सर हैं। अगर हम इनके क्रम की बात करें तो बच्चा इनका 50वां क्रम है। ये अभी तक के 50वें न्यायाधीश है, सॉरी मुख्य न्यायाधीश है। बच्चों अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 28 जनवरी 1950 को। तो अभी तक जितने भी मुख्य न्यायाधीश हुए हैं उनमें डीवाई चंद्रचूड़ साहब का जो क्रम है वो 50वां है। तो बच्चों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए हम इसके बारे में और जानकारी के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये हमारे चंद्रचूड़ साहब, आप इनकी फोटो देख लीजिए। मैंने अभी आपको बताया चंद्रचूड़ साहब हैं। कब बने थे? 9 नवंबर 2022 को। अगर हम इसके पहले की बात करें कौन था 49वां, तो यूयू ललित साहब हैं। प्रथम बात करें एच जे कानिया है। अब बच्चों हम साथ ही साथ अब थोड़ा सा स्टैटिक भी रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, आपको पता ही है। तो बच्चों अगर हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय का मेंशन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 124 में। ये मुख्य न्यायाधीश साहब की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और ये 65 वर्ष की उम्र तक पद धारण करते हैं। कब तक बच्चों? 65 वर्ष की उम्र तक। अगर हम बात करें इनकी नियुक्ति की मिनिमम एज, तो बच्चों मिनिमम एज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई है। जो सबसे सीनियर जज होता है पूरे सर्वोच्च न्यायालय में वही चीफ जस्टिस बनता है। अब बच्चों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप उसका जवाब मुझे कमेंट्स के माध्यम से दीजिएगा। बच्चों जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनको किस प्रकार हटाया जाता है? किस प्रकार हटाया जाता है और किसके द्वारा हटाया जाता है? ठीक है, अच्छा किसके द्वारा हटाया जाता है ये मैं बता दे रहा हूं। बच्चों इनको हटाया जाता है संसद के द्वारा। आप मुझे बताइएगा किस प्रकार से हटाया जाता है? पूर्ण बहुमत से कि साधारण बहुमत से, क्या है ये आप हमें मुझे कमेंट्स के माध्यम से आंसर दीजिएगा। बच्चों हटाने का बेस क्या होता है, किस आधार पे इनको हटाया जाता है? अगर हम बात करें आधार की,
तो बच्चों वो आधार क्या है? अक्षमता एवं साबित कदाचार, यानी कि प्रूव्ड इनकैपेसिटी एंड मिसबिहेवियर, ये दो ग्राउंड्स हैं, अक्षमता या साबित कदाचार। आई होप समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, वर्तमान समय में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी है? बच्चों अगर हम बात करें वर्तमान समय में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, इसका मतलब क्या होता है? पब्लिक सेक्टर बैंक, या हम बोल सकते हैं शॉर्टकट में, बहुत ही लेमन लैंग्वेजेस में या आम जनमानस की भाषा में, सरकारी बैंक, जिसको सब व्यक्ति समझते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स। बात करें बच्चों अगर प्रेजेंट में कितने हैं, तो सही जवाब होगा 12। वर्तमान समय में पब्लिक सेक्टर बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 है। इसके बारे में हम और जानते हैं। तो 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 हो गई है। अच्छा अब हम बात करते हैं कि 12 वो कौन कौन से हैं। तो बच्चों एसबीआई है, पीएनबी है, पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, यूनियन बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है, सेंट्रल बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, यूको बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, पंजाब एंड सिंध बैंक है। बच्चों आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है या नहीं है। 4 ऑप्शन देगा, एक सही होगा और 3 गलत होंगे, जाहिर सी बात है। अच्छा बच्चों अगर हम बात करें सार्वजनिक क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन है, तो बच्चों उसका आंसर होगा एसबीआई। वैसे अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा बैंक बच्चों अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक है। बेटा कौन सा है? एचडीएफसी। बच्चों अगर हम बात करें ना, तो ये जो बड़े बैंक हैं इनको डी सिब की कैटेगरी में रखा जाता है। अब ये डी सिब क्या होता है आप सोच रहे हैं? बेटा डी सिब का फुल फॉर्म है डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। जैसे ये एसबीआई है और ये एचडीएफसी बैंक है, ये डी सिब की कैटेगरी में आते हैं, मतलब डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। इस अर्थात इसका मतलब ये है कि ये बैंक अब इतने बड़े हो चुके हैं कि अगर ये कल को फेल हो जाएं या इनमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस आने के चांसेस हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप समझे होंगे। बच्चों अगर आपको कोई भी समस्या हो या कि कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमारे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बच्चों बात आ गई पाकिस्तान की। जैसा कि आप जानते होंगे पाकिस्तान में महिलाओं को बहुत कम राइट्स दिए जाते हैं और ये बहुत बड़ी बात है कि पहली बार सर्वोच्च न्यायालय में एक महिला मुख्य न्यायाधीश आई है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए नहीं, हमारे में ऑलरेडी जजेस हैं। तो इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बच्चों बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में बच्चों, तो इसका आंसर है आयशा मलिक मैम को नियुक्त किया गया। बच्चों ध्यान रखिएगा आयशा मलिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम करार दिया गया है? क्या बेटा? पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम, मतलब जो अंतरिक्ष में स्पेस शटल जाएगा उसमें मानव भी रहेंगे। तो बच्चों इसका सही आंसर है मिशन गगनयान। ध्यान रखिएगा बच्चों, क्या आंसर है? मिशन गगनयान। बढ़ते हैं इसके आगे, हम देखते हैं इसका डिटेल्स। तो बच्चों मिशन गगनयान को भारत का पहला अंतरिक्ष यान का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम करार दिया गया है। भारत बच्चों कब भेजेगा? 2025 में। ये भी आपसे पूछ सकता है। 2025 तक अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रहा है। इस मिशन के तहत बच्चों कौन कौन होगा? एक महिला सहित 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री, यानी कि एक महिला भी जाएगी। अगर हम कुछ अन्य डिटेल्स की बात करें, एक और मिशन है निसार, इसके बारे में हम देखें। बेटा ये किस लिए है? पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा और इसरो का संयुक्त मिशन। बच्चों बात करेंगे निसार क्या है, किसके लिए? पृथ्वी की निगरानी के लिए। और किसका वेंचर है ये? नासा और इसरो का ज्वाइंट वेंचर है। ठीक है,
समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के तहत सर्वाधिक मैनग्रोव वन वाला राज्य, यानी कि मैनग्रोव फॉरेस्ट की बात हो रही है। मैनग्रोव फॉरेस्ट, बच्चा ये मैनग्रोव फॉरेस्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अच्छा, फॉरेस्ट तो बहुत सारे हैं, तो ये मैनग्रोव को बार बार बचाने की बात क्यों की जाती है? तो बच्चों ये जो मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, जो मैनग्रोव ट्रीज होते हैं, ये तटों पे होते हैं और ये तटों पे शॉक एब्जॉर्बर के रूप में काम करते हैं। जैसे सबसे ज्यादा अगर बात करें मैनग्रोव फॉरेस्ट कहां पाए जाते हैं, तो बच्चों सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। जो ये मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं क्या करते हैं, शॉक एब्जॉर्बर के रूप में काम करते हैं। शॉक एब्जॉर्बर का अर्थ ये है कि जैसे अगर सुनामी आई, तो बच्चों सुनामी आती तो पानी का बहुत सारा बहाव आता है, तो बच्चों जब ये मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं ये उस बहाव को कम कर देते हैं, इस वजह से इन्हें शॉक एब्जॉर्बर कहा जाता है। इनकी जो रूट्स हैं, यानी इनकी जो जड़ें हैं, वो धरती के अंदर तक बहुत ज्यादा अपने आप को स्ट्रांगली होल्ड करके रखती हैं, तो इस वजह से पानी का जो थोड़ा फ्लो है वो स्लो हो जाता है और ये सुनामी वगैरह से, पानी की बहुत तेज बहाव से हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए इनका संरक्षण बहुत जरूरी है। चलिए इसके बारे में और डिटेल्स जानते हैं। सर्वाधिक वन मैंग्रोव वन वाला राज्य मैंने अभी आपको बताया पश्चिम बंगाल, यहाँ पे 42.33% है। अगर हम दूसरी बात करें तो गुजरात है 23.54%। तीसरा बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप है 12.34% के साथ, यानी कि वेस्ट बंगाल, उसके बाद गुजरात, देन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको ऐसे क्रम भी पूछा जा सकता है या ऐसा क्रम दिया हो तो आपको सही आंसर भी टिक मारने को दिया जा सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया? बच्चों जैसा कि पता होगा आप सभी को, अभी जल्दी ही हमारा एक नया संसद भवन तैयार हुआ है जो पुराने संसद भवन को रिप्लेस कर दिया है जिसने, तो बच्चों उसका नाम बदल के संविधान सदन रखा गया है। क्या रखा गया है? संविधान सदन। चलिए हम इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। कुछ ऐसा नया दिखता है, मैंने आपको बताया संविधान सदन। बच्चों इसका नाम बदलकर संविधान सदन रखा गया। इस नाम का सुझाव किसने दिया था? सभापति जगदीप धनखड़ और स्पीकर ओम बिरला ने। बेटा सभापति, यहां पे थोड़ा सा फिर से स्टैटिक की तरफ बढ़ लेते हैं। सभापति बच्चों कौन होता है, कहां का होता है? सभापति बेटा हमेशा राज्यसभा का होता है और स्पीकर कहां का? हमेशा का लोकसभा का होता है। और बच्चों आपको पता है जो सभापति होता है वही भारत का वाइस प्रेसिडेंट होता है, यानी कि हमारे प्रेजेंट में भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो जगदीप धनखड़ साहब हैं। बेटा अगर हम और बात करें तो पुराने संसद के वास्तु शिल्पकार कौन थे, यानी पुराने संसद का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो बेटा उनके नाम है एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। इसका निर्माण कब पूर्ण हुआ था पुराने संसद भवन का? 1927 में। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक, फाइन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 0.5140 द्रास सेक्टर, 0.5140 द्रास सेक्टर का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया? बेटा आप सोच रहे होंगे 0.5140 क्या है? तो बच्चों कारगिल के युद्ध की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कारगिल का युद्ध कब हुआ था? 1999 में। बेटा ये द्रास एक जगह है, कहां पे है? लद्दाख, जो हमारी यूनियन टेरिटरी लद्दाख है उसका एक कारगिल जिला है, वहां पे एक छोटा सा कस्बा कह सकते हैं, एक मोहल्ला कह सकते हैं, वो द्रास है। और वहीं पे एक पहाड़ी है जिसका नाम है 0.5140, जिसपे पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया था। तो बेटा इसी को छुड़ाया गया था और इसका नाम परिवर्तित करके बच्चों हाल ही में गन हिल रख दिया गया है। ध्यान रखिएगा, क्या? गन हिल। इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। मैंने आपको बताया 0.5140 1999 के कारगिल युद्ध में ऑपरेशन विजय को जल्दी पूरा करने में यह महत्वपूर्ण कारक था। बच्चों हम अगर बात करें, एक और क्वेश्चन देख लीजिए, ऑपरेशन विजय। तो कारगिल युद्ध को जीतने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम ऑपरेशन विजय था। द्रास भारत के लद्दाख में स्थित है, लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के कारगिल जिले में, मैंने आपको बताया। ठीक है, ये एक
बस्ती या मोहल्ला, जो आपको अच्छा लगे आप बोल सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में डैश को बढ़ावा नहीं बच्चों, होगा बढ़ावा, बढ़ावा देने के लिए कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। तो बच्चों कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई थी, और किसके लिए बेटा, ये जो योजना थी ये लड़कियों के स्वास्थ्य और शिक्षा मानक को बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी। देखते हैं हम इसके बारे में और अदर डिटेल्स। बच्चों ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किसके द्वारा, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कब शुरू की गई थी, ध्यान रखिएगा 25 अक्टूबर 2019 को। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो 2019 की बात है, तो आप अभी क्यों पढ़ा रहे हैं हमें, ये तो करंट का है ही नहीं। तो बच्चों रिसेंट में पहले इसमें जो है 15,000 रुपए दिए जाते थे, अब रिसेंट में इस राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है, इसलिए ये चर्चा का विषय चल रहा है, इस वजह से इससे क्वेश्चन आ सकता है। और बच्चों इसका आरंभ लखनऊ में हुआ था, ये भी आप एक छोटा सा फैक्ट ध्यान रखिएगा, ठीक है। फाइन, बढ़ते हैं आगे। सोशल मीडिया हैशटैग ट्रैकिंग टूल ट्वीट विंडर की ताजा रैंकिंग, ट्वीट विंडर की ताजा रैंकिंग के अनुसार अक्टूबर में एक्स यानी ट्विटर का नया नाम, एक्स क्या है बच्चों यहाँ पे ट्विटर, ट्विटर का नाम बदलकर एक्स रख दिया गया है। क्यों, क्योंकि एलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया, उनकी स्पेस एक्स कंपनी है, तो भाई वो मालिक है, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, तो एक्स रख दिया, सिंपल। एक्स पर देश के दूसरे सर्वोपरि चर्चित नेता निम्नलिखित में से कौन है। तो बच्चों अगर हम विश्व में सबसे चर्चित नेता की बात करें तो आपको अंदाजा है कौन है, अब बता सकते हैं बेटा। विश्व में सबसे चर्चित नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। 78% वोट्स के साथ नरेंद्र मोदी जी सबसे आगे हैं, उसके बाद जो बाइडेन है 51% वोट के साथ। अच्छा, पर यहां पे भारत में दूसरे सर्वोपरि चर्चित नेता की बात की गई, बेटा जो विश्व में सबसे ज्यादा चर्चित है तो भारत में तो होगा ही। तो बच्चों अगर हम दूसरे सबसे चर्चित नेता की बात करें तो वह है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब हैं। ये देखिए इनका स्टाइल भी बहुत फेमस है, चश्मे वाला आप देख ही रहे होंगे, बुलडोजर बाबा के भी नाम से जाने जाते हैं। पढ़ लेते हैं थोड़ा। सोशल मीडिया हैशटैग ट्रैकिंग टूल ट्वीट विंडर की ताजा रैंकिंग के अनुसार अक्टूबर में एक्स पर देश के दूसरे सर्वोपरि चर्चित नेता योगी आदित्यनाथ जी रहे, हैशटैग बुलडोजर बाबा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल में चर्चित इन्फ्यूज मिशन का संबंध निम्नलिखित में किससे है, नासा, इसरो, स्पेसएक्स, जैक्सा। बच्चों हम सबसे पहले कुछ बात करते हैं, तो नासा कहां की स्पेस एजेंसी है, तो यूएसए की। इसरो कहां की है, आपको पता होगा, इंडिया की यानी भारत की। स्पेसएक्स बात करें तो बच्चों ये प्राइवेट है, एलॉन मस्क की है। जैक्सा बात करें तो बच्चों जैक्सा कहां की है, जापान की। अब हम बात करते हैं इन्फ्यूज मिशन, तो बच्चों इन्फ्यूज मिशन जो है वो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। बच्चों नासा का फुल फॉर्म यहां पे अगर हम देखें तो क्या होगा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, हम इसरो की बात कर लें तो इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में हम और जानकारी लेते हैं। बच्चा अभी हमने आपको बताया नासा का नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, हाल ही में नासा ने अपने इन्फ्यूज मिशन के हिस्से के रूप में एक साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया था। तो बच्चा इस साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च करने की वजह से ये इन्फ्यूज मिशन फिर से चर्चे का मुद्दा बन गया है। तो इन्फ्यूज का फुल फॉर्म देख लेते हैं, इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट। क्या, फिर से पढ़ते हैं, इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट।
बेटा ये इसका काम क्या है, देखते हैं ये कार्य क्या करता है। तो ये सिग्नल लूप का अध्ययन करने के साथ साथ तारों के जीवन चक्र को समझने का प्रयास करेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको अपनी बातें समझाने का प्रयास कर रहा हूं, बेटा ये क्या करेगा, सिग्नल लूप का अध्ययन करने के साथ साथ तारों के जीवन चक्र को समझने का प्रयास करेगा। ठीक है, हम भी आप भी प्रयास कर रहे हैं, हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं और आप अपने सपनों को साकार करने का यानी कि वर्दी पाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पूर्वोत्तर रेलवे यानी कि पूर्वोत्तर रेलवे अर्थात नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, इंग्लिश में अगर हम बात कर लें, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की पहली महिला महाप्रबंधक कौन बनी? तो बच्चों अगर हम बात करें पहली महिला महाप्रबंधक नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की जो बनी है, उनका नाम है सौम्या माथुर। ध्यान रखिएगा बच्चों, नाम सारे सेम है, बस कास्ट अलग अलग है, तो इसलिए स्पेशली ध्यान रखिएगा सौम्या माथुर। बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं। ये सौम्या माथुर मैम की फोटो है, आप देख सकते हैं। बच्चों कब बनी थी? 1 नवंबर 2023 को रेलवे बोर्ड की अतिरिक्त सदस्य सौम्या माथुर ने पूर्वोत्तर रेलवे की पहली महिला महाप्रबंधक के रूप में अपना पद ग्रहण किया। बच्चा अब बात करें पूर्वोत्तर रेलवे की स्थापना कब हुई थी या ये अस्तित्व में कब आया था, तो 14 अप्रैल 1952 को। अगर हम पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय यानी पूर्वोत्तर रेलवे यानी उसको शॉर्ट में NER बोलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय कहां है, तो गोरखपुर में है। समझ में आया? समझ में आ रहा होगा बढ़िया से। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी भी चीज में प्रॉब्लम हो गई या आपकी कुछ डिमांड है, अगर आपको क्वेश्चंस इंग्लिश में भी लिखे चाहिए, तो बच्चों मैं इस बात का बहुत ध्यान रखूंगा। मुझे लग रहा है कि इंग्लिश मीडियम वालों को समस्या हो सकती है, तो मैं अगले वीडियो में इंग्लिश में भी क्वेश्चंस लिख दूंगा। इस बार के लिए आप सब प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा। और अगर आप कोई भी सलाह देना चाहते हैं तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें दे सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वित्तीय समावेशन सूचकांक, बेटा इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, इसी को इंग्लिश में FI इंडेक्स बोलते हैं या इसी को हिंदी में फाई इंडेक्स लिख दिया गया है। बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वित्तीय समावेशन सूचकांक फाई इंडेक्स जारी किया जाता है? तो बच्चों अगर हम बात करें तो क्या आंसर होगा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ठीक है, चलो और आगे इसके बारे में जानकारी हम लेते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि 31 मार्च 2022 को संपूर्ण वर्ष के लिए भारत का वित्तीय वर्ष सूचकांक पिछले वर्ष के 53.9 बट्टा यानी ये पुराना था और उससे बढ़कर 56.4 हो गया। बच्चों समझ रहे हैं, यानी कि इंडिया का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो बढ़ा है, यानी वित्तीय समावेशन बढ़ा है। अब आप सोच रहे हैं वित्तीय समावेशन क्या होता है, तो देखते हैं। बेटा वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है समाज के पिछड़े एवं कम आय वाले लोगों तक वित्तीय सेवाएं प्रदान करना। यानी कि जो हमारा पिछड़ा वर्ग है या जहां तक वित्तीय सेवाएं नहीं पहुंच पा रही, जैसे लोन, बैंकिंग, उनके तक ये सारी सेवाएं पहुंचाना। और बात करते हैं आगे, देखते हैं इस सूचकांक में 97 संकेत एवं पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता जैसे 3 पैरामीटर है। बच्चों ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में या वित्तीय समावेशन सूचकांक में 3 पैरामीटर कौन कौन से हैं? तो बच्चों क्या? पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति बनने के पहले द्रौपदी मुर्मू जी कहां की राज्यपाल थी? बच्चों ये स्टैटिक का क्वेश्चन है, मैंने इस क्वेश्चन को यहां पे सिर्फ इसलिए डाला कि आप अपडेटेड हैं कि नहीं। मेरा इस क्वेश्चन को यहां डालने का बीचों बीच सिर्फ मतलब यही था, क्योंकि ये भी क्वेश्चन दे सकता है। और साथ ही मैं आपको बताऊं, इसके पहले मैं आपको पहले आंसर बता देता हूं। द्रौपदी मुर्मू जी झारखंड की लेखपाल रही हैं, सॉरी लेखपाल नहीं, राज्यपाल रही हैं। और मैं ये बता दूं ये झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रही हैं, तो इस वजह से ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखते हैं वर्ष 2015 से 2021 तक
झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। वह भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति भी बनी, यानी कि भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी, यानी कि इन्होंने 2-3 रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। और देश की बात करें तो देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं ये। और प्रतिभा पाटिल जी कौन थी? प्रतिभा पाटिल जी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी और उनके बाद ये दूसरी महिला राष्ट्रपति भी बनी। ठीक है, और अभी मैंने बताया ये आदिवासी हैं, तो ये किस समुदाय से हैं? तो बच्चों हम बात करेंगे तो ये संथाल समुदाय से बिलोंग करती है, यानी कि संथाल ट्राइब से हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहां स्थापित किया गया? ऑप्शन है आपके हैदराबाद, अमरावती, कोल्लम, लखनऊ। बच्चों हैदराबाद बात करें क्या है, तो ये तेलंगाना की राजधानी है। क्या है? तेलंगाना की राजधानी। क्या है बच्चों? ये तेलंगाना की राजधानी है। अमरावती कहाँ है बेटा? अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है। कोल्लम कहाँ है बात करेंगे तो कोल्लम है केरल में। लखनऊ कहाँ है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, तो पहला कृषि डेटा एक्सचेंज पूछा गया, तो बच्चों पहला कृषि डेटा एक्सचेंज जो है कहाँ? हैदराबाद में स्थापित किया गया है। तो चलिए इसके बारे में और कुछ जानकारी देते हैं। तो कहां पे मैंने बताया तेलंगाना ने भारत का पहला एग्री डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म शुरू किया है। बेटा वो किसने लॉन्च किया था? ये है केटी रामा राव जी, जो तेलंगाना के मंत्री हैं। कौन से मंत्री हैं? प्रौद्योगिकी एवं उद्योग मंत्री हैं। इन्होंने लॉन्च किया। बेटा ये किस चीज के लिए इनिशिएटिव है? जैसे कि इकरा आईएएस का इनिशिएटिव है। क्या? राइज अप एकेडमी, आप सबके फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए ये एक सकारात्मक पहल है। वैसे ये पहल खाद्य प्रणालियों में परिवर्तन लाने और किसानों की आजीविका में सुधार करने के लिए इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का उपयोग करने में मदद करती है। समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना? तो बच्चों प्लास्टिक उत्पाद बैग पर हाल ही में प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश न्यूजीलैंड बना। ध्यान रखिएगा, न्यूजीलैंड। बढ़ते हैं और इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। तो बच्चों न्यूजीलैंड सुपरमार्केट में प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया। यह कदम कब उठाया गया बच्चों? 1 जुलाई 2023 को लागू हुआ, जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ सरकार के व्यापक अभियान में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र, विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहां बनाया गया? मध्य प्रदेश, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़? तो बच्चों मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जो बेटा गिद्धों की प्रजाति है, यानी वल्चर्स की जो प्रजाति है, वो बहुत तेजी से लुप्त हो रही है। और ये हमारे फूड वेब का और फूड चेन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इस वजह से इनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। अब क्यों बेटा, क्या प्रॉब्लम हो रही अभी मैं आपको बताऊंगा, तो आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। बच्चों मैं बताता हूं, एक इन गिद्धों के गायब होने का एक बहुत बड़ा कारण हम इंसान भी हैं। क्यों बच्चों? हम मिल्क की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, कैटल्स को एक ड्रग देते हैं जिसका नाम है डाइक्लोफिनेक। एक डाइक्लोफिनेक ड्रग होता है जो हम उन कैटल्स को देते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, इन सबको हम देते हैं। ये बेटा ये क्या काम करता है? ये पेन रिलीफ का काम करता है। बेटा जब वो कैटल्स मर जाते हैं
या जब गिद्ध उनको खाते हैं तो ये डाइक्लोफिनेक जो जेल है, सॉरी डाइक्लोफिनेक की जो टैबलेट है या जो भी है, ठीक है, ये उनका वल्चर्स का किडनी फेलियर कर देता है जब वो उन कैटल्स को खा लेते हैं जिसके अंदर ये डाइक्लोफिनेक इंजेक्ट किया होता है। तो जब वल्चर्स उनको खाते हैं तो उनका किडनी फेल हो जाता है और उस किडनी फेलियर से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस वजह से जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है बच्चों, कहां? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की कहां बात करते हैं, आगे देखते हैं, महाराजगंज जिले में। तो बेटा गिद्धों की तेजी से विलुप्त हो रही प्रजाति को संरक्षित करने के लिए विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थापित किया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में जयति संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना पहले से ही की जा चुकी है। जटायु गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र किस वन क्षेत्र में आता है? तो बच्चों ये गोरखपुर वन्य क्षेत्र में आता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये एरिया कितना, इसका 1.5 हेक्टेयर का क्षेत्र है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, एशियाई किंग गिद्ध मुख्यतः कहां पाए जाते हैं? उत्तर भारत में पाई जाने वाली चिड़िया है। वर्ष 2004 में अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण द्वारा गिद्ध की इस प्रजाति को लगभग विलुप्त की श्रेणी में रखा गया था। वर्ष 2007 में IUCN द्वारा इसे लगभग श्रेणी से हटाकर गंभीर खतरे की श्रेणी में रखा गया। बच्चों जैसे अभी मैंने बताया, ये प्रजाति एकदम एक्सटिंक्ट होने की यानी एकदम खत्म होने की कगार पे आ गई है। इस वजह से इसको बचाना बहुत जरूरी है। बेटा हर एक प्रजाति फूड चेन और फूड वेब का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है। यहाँ की एक कीड़े से लेके हम ह्यूमंस तक, तो इस वजह से इन सबका संरक्षण बहुत आवश्यक है। चलिए आप समझ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है जो मेरी बात नहीं समझ में आई हो या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? द मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन टू ऑल स्टूडेंट्स। बहुत तेजी से इसका आंसर आएगा। मैं सबसे पहले कहता हूं आप इसका आंसर सोचो। मैं आपको 10 सेकेंड्स का टाइम देता हूं, आप सोचो और आंसर करो। 1 2 3 4 ... 10। चलिए टाइम ओवर। आप में से मैक्सिमम बच्चों ने आंसर गोरखपुर मार दिया होगा आंख बंद करके। बेटा जिस प्रकार से आपने आंख बंद करके ये आंसर मारा उसी प्रकार ये आपका आंसर गलत हो गया। इट इज रॉन्ग। बहुत ध्यान से सुनिए बेटा, वर्तमान में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली है। ध्यान रखिएगा, फिर से सुनिए, वर्तमान में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली है। आइए इसके बारे में हम और पहले जानकारी लें। तो दुनिया का सबसे लंबे प्लेटफॉर्म दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का हुबली रेलवे स्टेशन है। इसमें प्लेटफॉर्म 8 की लंबाई 1507 मीटर है, जिसे दुनिया का सबसे लंबे प्लेटफॉर्म के रूप में अपना नाम दर्ज किया है। हुबली से पहले, ये पॉइंट ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, हुबली से पहले गोरखपुर रेलवे स्टेशन दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन माना जाता था। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जंक्शन अब दूसरा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है। इसकी लंबाई 1366 मीटर है और हुबली की 1507 मीटर। ठीक है, इसके बाद केरल में कोल्लम जंक्शन तीसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई 1180 मीटर है। यानी कि सबसे बड़ा विश्व में कौन है? हुबली। और हम इंडिया में फिर आ जाते हैं, इसके बाद है गोरखपुर, और देन इसके बाद है केरल का कोल्लम। ध्यान रखिएगा बच्चों, इसको रट लीजिए, ये गलती मत कीजिएगा। ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने गोरखपुर रट के रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। उद्गम पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया? बच्चों उद्गम पोर्टल की अगर हम बात करें तो उद्गम पोर्टल हाल ही में RBI द्वारा लॉन्च किया गया है। किस लिए लॉन्च किया गया है? ऐसी राशि जिसका लेन देन हमें नहीं पता चल पाता है, उस राशि को हम पता कर सके, इस वजह से ये लॉन्च किया गया। देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, मैंने अभी आपको बताया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया है।
इससे लोगों को बिना दावे वाली राशि का पता लगाने में मदद मिलेगी। इसमें 30 बैंक जुड़ गए हैं। 30 बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख बैंक शामिल हैं। और इसके अलावा सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और HSBC बैंक जैसे विदेशी बैंक हैं, और तथा निजी क्षेत्र के यानी प्राइवेट में HDFC और ICICI बैंक और एक्सिस बैंक भी शामिल है। समझ में आ गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नोमैडिक एलिफेंट, घुमंतु हाथी, नोमैडिक एलिफेंट इन इंग्लिश, घुमंतु हाथी इन हिंदी, 2023 नामक युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच होता है? आपके ऑप्शंस हैं भारत और जापान, भारत और मंगोलिया, भारत और सिंगापुर, भारत और ऑस्ट्रेलिया। आंसर कीजिए आप लोग। तो बच्चों अगर हम बात करें घुमंतु हाथी नाम की जो युद्ध अभ्यास है बच्चों, वो भारत और मंगोलिया के बीच होता है। ध्यान रखिएगा, घुमंतु हाथी किनके बीच होता है? भारत और मंगोलिया के बीच। बेटा भारत और जापान के बीच बात करते हैं, चलिए इसमें आगे लिखा है, हम आगे आपको दिखा देते हैं। बच्चा अगर हम बात करें घुमंतु हाथी के बारे में, तो यह अभ्यास 17 से 31 जुलाई 2023 तक उलान बटोर मंगोलिया में हुआ। बेटा ये उलान बटोर जो है मंगोलिया की राजधानी है, कैपिटल है किसकी? मंगोलिया की। ध्यान रखिएगा ये बेटा, ये उलान बटोर मंगोलिया में आयोजित हुआ था। तो अन्य प्रमुख एक्सरसाइज की बात करें, भारत और जापान के बीच कौन सा होता है? जिमेक्स। भारत और सिंगापुर के बीच होता है सिम्बेक्स। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है ऑसिंडेक्स। भारत और फ्रांस के बीच है वरुण। भारत और मालदीव के बीच है एक्वेरिन। बेटा इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, जिमेक्स जापान, जे से जापान, जे से जिमेक्स, ऐसे याद कर लीजिएगा। सिम्बेक्स, एस से सिंगापुर, एस से सिंगापुर और इधर से सिंगापुर, सिम्बेक्स यानी भारत और सिंगापुर, सी सिंगापुर। ऑस इंडेक्स, ऑस ऑस्ट्रेलिया, ऑस ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महिला आरक्षण विधेयक, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिलाओं को अधिकार से रिलेटेड, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ध्यान दीजिएगा। महिला आरक्षण विधेयक 2023 किसके द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था? इसके बारे में पहले कुछ जानकारी लेते हैं। महिला आरक्षण विधेयक 2023, इसका नाम क्या रखा गया था बच्चों? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम। बेटा ये किसके द्वारा पेश किया गया था? अर्जुन राम मेघवाल द्वारा, जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं यानी कैबिनेट मिनिस्टर हैं। इसके बारे में हम और जानकारी लेते हैं। तो बच्चों नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसे महिला आरक्षण विधेयक 2023 के नाम से जाना जाता है, ये 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। ध्यान रखिएगा कौन सा संशोधन विधेयक है? 128वां, जो लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कहां कहां पे बच्चों? लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के आरक्षण के 33% सीटें, कितनी परसेंट? 33% सीटों को आरक्षित करवाने का प्रावधान करता है। और ये कितने वर्ष के लिए लागू होगा? तो बच्चों अगर हम बात करेंगे तो ये 15 वर्ष के लिए लागू होगा। इस विधेयक को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पेश किया था, जिसे 20 सितंबर को लोकसभा से एवं 21 सितंबर को राज्यसभा से सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। यानी कि अगर हम बात करेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है, लोकसभा से 20 सितंबर को पारित हुआ और राज्यसभा से कब पारित हुआ? 21 सितंबर को। समझ में आ गया? असदुद्दीन ओवैसी तथा इम्तियाज अली ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के खिलाफ वोट किया था। ये दो व्यक्ति ऐसे थे, असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील, जिन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के खिलाफ वोट किया था, क्योंकि इनका मानना यह था कि पार्लियामेंट में यानी संसद में मुस्लिम महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है। इसी कारण इम्तियाज अली और असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल का विरोध किया था। बच्चों अगर हम अभी बात करें, मौजूदा समय में 82 महिलाएं हैं
और कुल सदस्य 543 हैं। और इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू हो जाने के बाद कुल 181 महिलाएं हो जाएंगी। बेटा प्रेजेंट में 82 हैं, और जब 33% लागू हो जाएगा आरक्षण तो 181 हो जाएंगी। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये पूरी स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड्स को रिवीजन करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे। मैं ये स्लाइड्स उस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप खोल के इन्हें रिवीजन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18वां G20 सम्मेलन की थीम क्या थी बच्चों? 18वां G20 सम्मेलन जो हुआ था भारत में आयोजित हुआ था, और आपको पता है भारत को बहुत अच्छे से सजाया गया था। पर अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये G20 सम्मेलन कराने की क्या जरूरत है? इसमें तो सिर्फ पैसा ही खर्च होता है। इसके लिए हम कुछ गरीबी उन्मूलन का काम कर सकते हैं या पॉवर्टी एलिवेशन का काम कर सकते हैं। बच्चों आंसर है बिल्कुल सही, आप कर सकते हैं पॉवर्टी एलिवेशन का काम, पैसा खर्च होता है। पर बच्चों ये कराना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे इंडिया की सॉफ्ट पावर बढ़ती है। बच्चों सॉफ्ट पावर बढ़ने से ये होता है हमारा डिप्लोमेसी लेवल बढ़ता है। अब एक एग्जांपल लीजिए, अगर आपका पड़ोसी चाहे तो आपका बना सकता है, आपका बिगाड़ सकता है, आपके खिलाफ वो कुछ षड्यंत्र भी रच सकता है। अगर आपका सपोर्ट कर दे तो आप अच्छी जगह भी पहुंच सकते हो। अगर आप अपने पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध रखते हो तो वो आपकी सॉफ्ट पावर को बढ़ाता है, अगर आप नहीं रखते हो तो आपको खराब कर देता है। तो इस वजह से ये छोटे छोटे सम्मेलन कराने बहुत जरूरी होते हैं। बात करें तो 18वां G20 सम्मेलन भारत में हुआ था। बच्चों इसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। देखते हैं आयोजन कब हुआ था, 9 से 10 सितंबर को। कहां पे? भारत मंडपम नई दिल्ली में। थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? नरेंद्र मोदी में। बेटा G20 में शामिल नया अस्थायी सदस्य कौन था? अस्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ था। ध्यान रखिएगा ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और 17वां अगर पूछे, अपना भारत में 18वां होता, अगर इसके पहले वाला पूछ ले, 17वां पूछ ले, तो बच्चों ये बाली इंडोनेशिया में हुआ था। और 19वां ब्राजील में होगा, यानी कि 2024 वाला ब्राजील में आयोजित होगा। तो बच्चों ये 3-4 क्वेश्चन है जो यहां से पूछ सकता है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था? प्रवासी भारतीय सम्मेलन बच्चों अगर हम बात करें प्रवासी भारतीय दिवस, क्या बोला मैंने? प्रवासी भारतीय दिवस। बच्चों प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। बच्चों ये प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी भारत आए थे वापस साउथ अफ्रीका से, और फिर उन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई शुरू की थी। इसी कारण उनके सम्मान में हम हर 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। और 17वां अगर हम बात करें 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहां हुआ था, तो बच्चों इसका आंसर है इंदौर में। बेटा इंदौर कहां है? मध्य प्रदेश में। इंदौर कहां स्थित है बच्चों? मध्य प्रदेश में। प्रवासी भारतीय दिवस यानी कि शॉर्ट में पीबीडी भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसका आयोजन कहां से हुआ था? इंदौर में 8 से 10 जनवरी को। और इसके मुख्य अतिथि कौन थे? मोहम्मद इरफान अली, जो गुयाना के राष्ट्रपति हैं। ये भारतीय मूल के हैं, समझ रहे हैं आप? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सम्मेलन का विषय क्या था, यानी इसकी थीम क्या थी? ये इंपॉर्टेंट है, डायस्पोरा, अमृत काल में भारत के प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। क्या थी थीम बच्चों? डायस्पोरा, अमृत काल में भारत के प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ऑपरेशन मेघ चक्र। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा दिल से लग रहा है कि ये क्वेश्चन आ सकता है।
ऑपरेशन मेघ चक्र का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन देखते हैं, भूकंप प्रभावित टर्की और सीरिया की मदद के लिए, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, चाइल्ड पोर्नोग्राफी फैलाने वाले लोगों का पता लगाने के लिए। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा चाइल्ड पोर्नोग्राफी फैलाने वाले लोगों का पता लगाने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है। और हम जानकारी देखते हैं, ऑपरेशन मेघचक्र बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार और साझाकरण के विरुद्ध एक अखिल भारतीय अभियान है। यह ऑपरेशन इंटरपोल की सिंगापुर स्पेशल यूनिट से मिली जानकारी के बाद चलाया गया है। ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ सकता है। और हम इसके अन्य देखते हैं क्या है बच्चों, भूकंप प्रभावित टर्की और सीरिया की मदद के लिए जो ऑपरेशन नाम दिया गया था वो ऑपरेशन दोस्त है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था, ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गंगा। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति। बच्चों ये 4 ऑपरेशंस में से मुझे पूरी उम्मीद है कि एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, तो आप ये चारों ऑपरेशंस का नाम और किसके लिए था ये जरूर याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? बात करते हैं बच्चों, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स बोलते हैं वैश्विक आतंकवाद सूचकांक को, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ये बेटा किसके द्वारा जारी किया जाता है? आईईपी के द्वारा, यानी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ध्यान रखिएगा, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। और जानकारी हम लेते हैं, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स आतंकवादी गतिविधि के अनुसार दुनिया के देशों को व्यवस्थित रूप से रैंक करने का एक प्रयास है, और ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स द्वारा तैयार किया गया है। इसमें भारत 13वें स्थान पे। बेटा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उस इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है? बच्चों भारत का स्थान है 13वां, और अफगानिस्तान शीर्ष स्थान पे है। बेटा अफगानिस्तान शीर्ष स्थान पे क्यों है, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। हाल ही में अफगानिस्तान पे किस आतंकवादी संगठन ने कब्जा कर लिया है? हाल ही में अफगानिस्तान पर किस आतंकवादी संगठन ने कब्जा किया है जिसके कारण इसे टॉप मोस्ट रैंकिंग मिली है? आंसर कीजिएगा कमेंट्स में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पे रहा? बच्चों ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 की अगर हम बात करें तो बच्चों इसमें भारत का जो स्थान है वो 127वां रहा है। ध्यान रखिएगा, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127वां स्थान रहा है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं, हाल ही में बेटा ये कौन जारी करता है? ये इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है? तो उसका आंसर होगा विश्व आर्थिकी मंच। विश्व आर्थिकी मंच द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का 17वां संस्करण ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 जारी की गई है, जिसमें 146 देशों में लैंगिक समानता की स्थिति का मूल्यांकन किया गया है। 91.2% के लैंगिक अंतर या जेंडर गैप के स्कोर के साथ आइसलैंड ने लगातार 14वें वर्ष सबसे अधिक लैंगिक समानता वाले देश के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी। यानी कि अगर हम बात करें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में सबसे टॉप पे कौन है, तो बच्चों सबसे टॉप पे है आइसलैंड। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का भी रैंक इंप्रूव हुआ है। 2022 में 135वां था, ये ध्यान रखिएगा, इंप्रूव हुआ है। ये भी पूछ सकता है, 2022 में 135वें स्थान पे था और 2023 में 127वां। ये बहुत ही अच्छी बात है कि मेल और फीमेल के बीच गैप कम हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि भारत 2030 तक एक डेवलप्ड कंट्री बन जाए, एक विकसित देश बन जाए, तो महिलाओं और पुरुषों को कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, तभी भारत एक विकसित देश बन जाएगा और जल्द ही बन जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है, हमारे आप युवा हैं, आप भारत के फ्यूचर हैं, कई युवतियां भी ये वीडियो देख रही होंगी, तो आप सभी से निवेदन है, आप वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ कदम बढ़ाएं और महिलाओं और सभी महिलाओं या युवतियों के लिए जो हमारी फीमेल कैंडिडेट्स जो एग्जाम दे रही हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो बहुत अच्छे से तैयारी करें। बच्चों अगर किसी चीज का एम्पावरमेंट करना है
तो उसका सबसे आसान तरीका है कि फाइनेंशियल एम्पावरमेंट कर दिया जाए, यानी कि उस तक पैसा पहुंच जाए। तो सभी लेडी एस्पिरेंट्स के लिए, यानी गर्ल एस्पिरेंट के लिए मैं चाहूंगा वो जम के तैयारी करें। अगर एक बार आपका फाइनेंशियल एम्पावरमेंट हो गया तो आपका सोशल एम्पावरमेंट होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप एक बार ऑफिसर बन गई तो बच्चों आप 10 अदर लेडीज का या 10 अदर गर्ल्स की भी लाइफ आप चेंज करने की पावर रखती हैं। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का शुभ आरंभ कब से हुआ? तो बच्चों अगर हम बात करें प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का प्रारंभ, ऑप्शन देखते हैं 17 सितंबर 2023, 17 सितंबर 2022, 18 सितंबर 2023, 18 सितंबर 2000, यहाँ 22 होगा, 18 सितंबर 2022, 18 सितंबर 2023। बच्चों ये ऑप्शन बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। मैं आपको एक सुझाव देता हूं, आप ये क्वेश्चंस तभी आंसर कीजिएगा जब एकदम एग्जैक्ट डेट याद हो। गेस वर्क इसमें कभी मत कीजिएगा। अगर मैं बताऊं तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को शुरुआत हुई थी। ध्यान रखिएगा 17 सितंबर 2023। देखते हैं, मैंने अभी आपको बताया 17 सितंबर 2023। इसका उद्देश्य क्या है, यानी कि उद्देश्य की बात करें तो बच्चों होता है ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण मुहैया करवाना। बेटा किस लिए है? बिना गारंटी यानी विदाउट कोलेट्रल के लिए मिनिमम टैक्स रेट पे, सॉरी मिनिमम न्यूनतम ब्याज दर पे ऋण मुहैया करवाना, यानी कि उनको लोन दिलवाना, यानी कि मिनिमम रेट पे और बिना गारंटी, विदाउट कोलेट्रल। इसके लिए बेटा कितना मोदी जी ने पैसा दिया है? 13,000 करोड़ रुपए। ध्यान रखिएगा इसका पूरा बजट है 13,000 करोड़ रुपए। इसमें कितने व्यवसाय शामिल है? 18 पारंपरिक व्यवसाय शामिल, जैसे कारपेंट्री हो गया, टेलरी हो गया, पॉटरी हो गया, ये सारे इसी तरह के 18 व्यवसाय इसमें शामिल किए गए हैं। ध्यान रहेगा। बढ़ते हैं, ये देखिए इसमें दे भी रखा है, आप इस स्टिकर को देख सकते हैं, इसमें सभी 18 व्यवसाय लिखे हुए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हॉर्नबिल महोत्सव का 24वां संस्करण किस नागा हेरिटेज विलेज में शुरू हुआ? बच्चों हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? अगर हम बात करें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिक का क्वेश्चन है। तो बच्चों हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। अगर हम इसका 24वां संस्करण यानी जो 2023 में हुआ बात करेंगे, कहां शुरू हुआ था? तो बच्चों किसामा गांव में शुरू हुआ था, किसामा गांव में। ध्यान रखिएगा हॉर्नबिल महोत्सव का 24वां संस्करण 1 दिसंबर 2023 को नागा हेरिटेज विलेज किसामा में शुरू हुआ। यह महोत्सव 10 दिनों तक चलता है और नागालैंड की विभिन्न जनजातियों के लिए उनकी संस्कृति, परंपराओं और समकालीन पहलुओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। आई होप आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिसंबर 2023 में दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर पूर्वानुमानित चक्रवर्ती तूफान का नाम क्या है? यानी कि बच्चों तूफान आने वाला है, साइक्लोन। आप मुझे एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन बताइएगा कमेंट्स में कि बच्चों सबसे ज्यादा इंडिया में चक्रवात कहां बनते हैं? बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी में, और क्यों? अगर बे ऑफ बंगाल में बनते हैं तो क्यों, और अगर अरेबियन सी में बनते हैं तो क्यों? आप दोनों का आंसर मुझे कमेंट्स में दीजिएगा। तो हम इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों बंगाल की खाड़ी में जो हाल ही में तूफान उठ रहा है उसका नाम दिया गया है चक्रवात मिचोंग। इसके बारे में ये देखो, भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने दक्षिण पश्चिमी, ये देखिए ये बन रहा है, दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर साइक्लोन मिचोंग नामक चक्रवर्ती तूफान की भविष्यवाणी की है, जिसके 4 दिसंबर को तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में पहुंचने की उम्मीद है। 4 दिसंबर तो बीत गया है, क्वेश्चन पुराना है, चलिए कोई बात नहीं। आप ये ध्यान रखिएगा कि जो था वो उसका नाम साइक्लोन मिचोंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए पार्टियों का सम्मेलन यानी कि कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इंग्लिश में इसको बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 28वां सत्र कहां हो रहा है? बच्चों अगर हम बात करें 28वें सत्र की तो 28वां सत्र कहां आयोजित हो रहा है? दुबई यूएई में। ध्यान रखिएगा दुबई में।
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए COP यानी पार्टियों का सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 28वां सत्र 30 नवंबर 2023 को दुबई में शुरू हुआ और 12 दिसंबर को खत्म हो गया। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 54वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार रॉबर्ट कोलोडनी, प्रमोद सावंत, माइकल डगलस, अनुराग सिंह ठाकुर। तो बच्चों अगर हम बात करें किसको प्राप्त हुआ है, माइकल डगलस को। इसके बारे में हम और जानकारी लेते हैं। 54वां IFFI 28 नवंबर 2023 को गोवा में संपन्न हुआ। कहां बच्चों संपन्न हुआ? गोवा में। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा। हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस जी को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। यह है माइकल डगलस साहब। आप इनकी फोटो देख सकते हैं, आप इसके बारे में और जानकारी भी ले सकते हैं, पर जितना काम का था मैंने आपको बता दिया है। चलिए इस टॉपिक में आज की ये स्लाइड यहीं पे समाप्त होती हैं। आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। जाते जाते एक थॉट फॉर द डे तो बनता है। आज का सुविचार यानी कि थॉट फॉर द डे, आत्मनः उन्नयनम प्रतिधानम न सिद्धये। आत्मनः उन्नयनम प्रतिध्यानम न सिद्धये। खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दें, ना कि साबित करने पर। फोकस ऑन इंप्रूविंग योरसेल्फ नॉट ऑन प्रूविंग। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं छोटी सी। बच्चों द्रौपदी का स्वयंवर था, बड़े बड़े योद्धा आए हुए थे, तो द्रौपदी जी छुप के उन सभी को देख रही थी। बड़े बड़े योद्धा, कोई आया गदा लेके मार दिया, पूरी जमीन फट गई। कोई आ रहा है तलवार चला रहा है तो हवा कट रही है। तो बच्चों सब बड़े बड़े योद्धा आए हुए थे, तो वहीं पे कर्ण पहुंचे थे। क्योंकि कर्ण शूद्र पुत्र थे तो वो दुर्योधन के साथ गए थे। उन्हें उस विवाह में या उस स्वयंवर में नहीं शामिल होना था। तो बच्चों जब स्वयंवर के लिए सभा लगी तो सबके सब चले गए, पर सब अपने हथियार वहीं फेंक गए। तो कर्ण जो है उन हथियारों को उठा के रख रहे थे। तो द्रौपदी जी गई उनको देख के कि पूछी, श्रीमान जी आप कौन हैं? तो उन्होंने बताया मैं कर्ण हूं। फिर पर कर्ण पहचान गए कि वो द्रौपदी हैं। तो वो पूछी कि श्रीमान जी आप क्यों नहीं अभ्यास कर रहे हैं? यहाँ पे तो सब लोग अभ्यास कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया भाई मैं तो हिस्सा लेने नहीं आया हूं, मैं अपने मित्र दुर्योधन के साथ आया हूं। तो पूछती हैं कि श्रीमान जी आपका कौशल क्या है? तो कर्ण एक धनुष उठाए थे, वो धनुष उठा के रख ही रहे थे। तो उन्होंने पूछा आपका कौशल क्या है? तो कर्ण ने तुरंत धनुष लिया, उस पर बाण लिया और उनकी आंखों में देखते हुए, पीछे पत्तियां ऐसे ऐसे हिल रही थी, एक नहीं कई सारी पत्तियां थी, वो पीछे पत्तियां ऐसे ऐसे हिल रही थी और वो बाण ताना और मार दिया। सारी की सारी पत्तियों के बीच, वो पत्तियां भले ऐसे ऐसे हिल रही थी पर वो सारी पत्तियों के बीच एकदम परफेक्ट वो बाण जाके रुक गया। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा, कौशल के प्रदर्शन के लिए कर्म शब्दों से श्रेष्ठ माध्यम है। क्या बोला मैंने? कौशल के प्रदर्शन के लिए कर्म शब्दों से श्रेष्ठ माध्यम है। वही ये चीज कह रहा, फोकस ऑन इंप्रूविंग योर सेल्फ नॉट ऑन प्रूविंग। तो बच्चों आप अपने कौशल पे काम कीजिए, अपने कर्म पे काम कीजिए। किसी को दिखाने या बताने की जरूरत नहीं, समय आने पे चीजें खुद ही पता चल जाएंगी। आपका सिलेक्शन हो गया, आप वर्दी पहन के आए, 2 स्टार कंधे पे लगे, सबने आपको देख लिया, आपका कर्म और आपका कौशल दोनों दिख गया। तो बच्चों इस पे ध्यान रखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा। कौशल के प्रदर्शन के लिए कर्म शब्दों से श्रेष्ठ माध्यम। अपना कौशल किसी को दिखाइए नहीं, कर्म करते रहिए। जिस दिन सिलेक्शन हो गया उस दिन सबको खुद ही पता चल जाएगा आपका कौशल क्या था क्या नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद। लगे रहिए, युद्ध की तैयारी करते रहिए, जो कि युद्ध में आपकी जाएं तो आपके नाम का डंका बज जाए, 2024 पे आपका नाम लिखा हो। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, लगे रहिए। थैंक यू। राइज अप एकेडमी पे बने रहिए।